तो देखो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है कि भाई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या हैं। वी आल्सो कवर्ड सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है, कुछ ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने कवर करे हैं। अभी बाकी बचे हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैं अभी क्या नाम है, बाकी जो बचे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं अभी हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। क्लियर है बात या नहीं? अब बेसिकली क्या है हमारे सामने, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना हम पहले ये समझ लें कि बेसिकली अकाउंटिंग क्या होती है, सो दैट कि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। और एक अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, इस चीज़ को हम समझ लें। देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस को आपको लाइफ टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा काम जो हमें करना है। बेसिकली जो स्टेप वाइज एक अकाउंटेंट वर्क करता है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस। समझ में आई बात या नहीं है? तो अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। सीधी सी बात ये है, ये डेफिनेशन समझ लो तो प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए, डोंट वरी, सारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। एटलीस्ट यू मस्ट हैव अ क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाई वी आर डूइंग द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग के फीचर्स वगैरह तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। मीनिंग के अंदर ही सब कुछ आ जाता है, मीनिंग के अंदर ही फीचर्स भी आ जाएंगे और मीनिंग से आपका अकाउंटिंग प्रोसेस भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आई या नहीं है? तो जब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करती है तो हम डेफिनेशन का बेसिकली मतलब होता है जो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन ने दी है या फिर जो किसी एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने दी है। यहाँ पर जो हमें जिस डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, दिस डेफिनेशन हैज़ बिन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया में ICI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से अमेरिका में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, उसने ये डेफिनेशन दी है। अब उनके अनुसार क्या है, देखो ध्यान से समझे। अब इधर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट। आर्ट का मतलब है कला। कला एक सिंपल साइंस यू कैन से कि दैट थिंग विच कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एवरीवन, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आर्ट। यार कहते हैं तो आर्टिस्ट है। जैसे कोई सिंगर है, कोई डिजाइनर है, कोई पेंटर है, कोई ड्राइवर है, तो ड्राइविंग करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जिसके लिए वी हैव सम, वी विल बी रिक्वायर्ड विद सम स्किल, जिसके लिए हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, हमें आइडिया लेना पड़ेगा। समझ में आया नहीं है? दैट इज बेसिकली आर्ट। तो अकाउंटिंग को भी आर्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि अकाउंटिंग करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। लाइक अभी आप लोग अकाउंटिंग करने के इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हो, क्योंकि अभी आपको इतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। अभी देखना डे बाय डे आपके अंदर स्किल्स डेवलप करी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा, देन यू विल एबल टू डू द अकाउंटिंग। एकदम से कोई भी व्यक्ति अकाउंटिंग नहीं कर सकता। समझ में आया नहीं है? अब मान लीजिए किसी ने साइंस साइड से PhD कर रखी है, कोई साइंस का बच्चा है, साइंस का टॉपर है, बट दे कांट डू दी अकाउंटिंग बिकॉज, क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट है। उसको करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा या नॉलेज लेना पड़ेगा। समझ में आया नहीं है? अब अकाउंटिंग आर्ट है, किस चीज़ की आर्ट है, अब याद समझो जी। अकाउंटिंग आर्ट है, किस चीज़ की आर्ट है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करने की मेरे बच्चों बताओ? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्या रिकॉर्ड करने की? बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लाइक सिंगर के पास आर्ट होती है सिंगिंग करने की, डांसर के पास आर्ट्स है कि वो डांस करेगा, लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा। कोई किसी पोएट के पास आर्ट होती है अपनी बात को अच्छे तरीके से रखने की, ड्राइवर के पास आर्ट है। तो उसी तरीके से अकाउंटेंट के पास किस चीज़ की आर्ट है? अकाउंटेंट क्या करता है, जो बिजनेस की लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होती है उसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से क्या करता है, मैनेज करता है। अब वो कैसे मैनेज करता है? उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, फिर रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेगा, क्लासीफाई करेगा, क्लासीफाई करने के बाद क्या करेगा, समराइज करेगा, फिर एनालिसिस करेगा, फिर इंटरप्रिटेशन करेगा। 5 काम अकाउंटेंट करके दिखाता है। और इसी चीज़ को हमने थोड़ा पहले भी समझ लिया है और अब यहाँ डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करने की आर्ट है? बिजनेस नहीं, क्या रिकॉर्ड करने की आर्ट है? बिजनेस की लाखों ट्रांजेक्शन, एक सिस्टमेटिक तरीके से। और कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था व्हाट इज रिकॉर्डिंग। जैसे ये सारे बिल रखे हुए हैं, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये लिखा भी हुआ आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। वो खाली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं थे, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने समझा दिया था। तो ये हमारे पास बहुत सारे वाउचर्स है, बहुत सारे बिल्स हैं। नाउ वी हैव टू एंटर इट। अब हम इसको एंटर करेंगे, तो जो प्रोसेस है कैसे एंटर कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली नोन एज रिकॉर्डिंग। समझ में आया? और रिकॉर्डिंग किस बुक में करते हैं हम, जल्दी से बताओ। सर पहले तो वो क्या कहते हैं सर, लेजर से पहले वो लेजर वेजर नहीं होता सबसे पहले। हाँ भाई, क्या होता है रिकॉर्डिंग? कौन सी बुक में होता है?
रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक ऑफ जर्नल। रिकॉर्डिंग हम कौन सी किताब में करते हैं? जर्नल। समझ में आया नहीं है? तो सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे, तो हम जर्नल बनाने भी सीखेंगे। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना? बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और रिकॉर्डिंग जिस बुक में करी जाती है दैट बुक इज नोन एज जर्नल। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग व्हाट वी डू मेरे बच्चों? क्लासिफिकेशन। तो अकाउंटिंग खाली रिकॉर्ड करने की आर्ट नहीं है, रिकॉर्ड करने से कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू क्लासीफाई ऑल्सो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? कल मैंने आपको समझाया था क्लासिफिकेशन। हाँ बोलो शाबाश। क्लासिफिकेशन में होता है कि एक तरीके के लेटर्स हाँ। बनते हैं जिसमें सिमिलर चीजें डाली जाती हैं। क्लासिफिकेशन सिंपली मीन्स ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर आइटम एट अ सिंगल प्लेस। एक जैसे नेचर के आइटम को जब आप एक जगह पर दिखाते हो दैट इज बेसिकली नोन एज क्लासिफिकेशन। समझ में आया नहीं है? ग्रुप बनाइए, एक जैसे नेचर के आइटम को एक प्लेस पर रखना। तो उसी तरीके से जब हमने जर्नल बनाई है तो जर्नल में तो हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते चले गए। जर्नल में हमें कोई मतलब नहीं है कि एक जैसे हैं या नहीं है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप अपने स्कूल में जा रहे हो, आपकी रफ कॉपी है, आपका अकाउंट्स का टीचर आ रहा है, आप क्या कर रहे हो? अकाउंट्स नोट कर रहे हो। मैथ का आ रहा है, मैथ्स, इको, बीएस, इंग्लिश, जो भी टीचर आ रहा है रिकॉर्ड करते जा रहे हो। बट आप क्या कर रहे हो? उसके बाद घर पे आने के बाद अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की कॉपी में, मैथ का काम मैथ्स में, इको वाला काम इको में। दैट इज बेसिकली नोन एज क्लासिफिकेशन। बट इज क्लासिफिकेशन ग्रुप बनाना सिमिलर नेचर आइटम्स का एंड पुटिंग दैम एट अ सिंगल प्लेस। उनको क्या करना? एक जगह पर रखना। दैट इज बेसिकली नोन एज क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन हम जोन सी बुक में करते हैं दैट बुक इज बेसिकली नोन एज, फटाफट बताओ, जिस बुक में हम क्लासिफिकेशन का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेजर। समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ पर अब आप देखिए सारे बच्चों कुछ ट्रांजेक्शन दिख रही है, ये मैंने जर्नल बना रखी है। तो कैश डेबिट टू कैपिटल, मशीनरी टू कैश, परचेज टू राम, परचेज टू जो है कैश, कैश टू कमीशन रिसीव्ड, कैश टू सेल्स, रेंट टू कैश, कैश टू सेल्स। अब आप देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट को हाईलाइट कर रखा है, दिख रहा है सब बच्चों को? तो अब मैं क्या करूँगा? सारी कैश वाली ट्रांजेक्शन्स को, ये वाला जो काम हुआ है डेट वाइज मैंने ट्रांजेक्शन्स को क्या करा? रिकॉर्ड करा। तो ये जो काम हुआ है दैट इज, ये कौन सी बुक में हुआ है? जर्नल में। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या करा? एक जैसे नेचर के आइटम को उठाया एंड उसको मैंने क्या करा? एक प्लेस पर रखा। तो जब एक प्लेस पर रखना उसके लिए मैंने कौन सा अकाउंट बनाया? कैश अकाउंट। तो लेजर बनी। लेजर में वी प्रिपेयर वेरियस अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट बनाए, खाली कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। जैसे अब यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा? कैपिटल बनेगा, तीसरा कौन सा बनेगा? मशीनरी, चौथा कौन सा बनेगा? परचेजेस का बनेगा, फिर क्या है? कमीशन रिसीव्ड का बनेगा, अरे बोल दो यार, राम का बनेगा। तो जो जो डिफरेंट अकाउंट्स है वी हैव टू प्रिपेयर। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या आएगा? हाँ उसको छोड़ दो, वो साइड में है, वो हमारे दिमाग में है। लेकिन डेफिनेशन की बात करें तो वी हैव टू लर्न इट सेम टू सेम। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यस, क्या रिकॉर्ड कर रहा है? बिजनेस की ट्रांजेक्शन। समझ में आया नहीं है? तो रिकॉर्डिंग पहले होगी, उसके बाद क्या होएगा? क्लासिफिकेशन। उल्टा सीधा मत कर देना टाइम, और ये होता भी नहीं है ना, प्रोसेस में उल्टा सीधा होना है। अब एक बार बताओ, फेयर कॉपी में तो बाद में नोट करोगे ना, पहले तो क्या होएगा? पहले तो रफ कॉपी में तो चढ़ाओगे। जवाब दो यार। पहले तो डेट वाइज क्या करोगे? आप ट्रांजेक्शन्स को एंटर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तभी तो उसके बाद यू विल डू द क्लासिफिकेशन ना। तो इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है? जिंदगी भर ध्यान रखनी है। डेफिनेशन भी एंड अकाउंटिंग प्रोसेस भी। डेफिनेशन कवर हो रही है तो अकाउंटिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो अकाउंटिंग, इसलिए मैं थोड़ा इस पर टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? क्लासीफाइंग। और क्लासिफिकेशन कौन सी बुक में करते हैं? क्लासिफिकेशन इज डन इन लेजर। समझ में आया? तो कोई आपसे पूछे लेजर क्या होता है, तो लेजर इज अ बुक इन विच क्लासिफिकेशन इज डन बाय ओपनिंग वेरियस अकाउंट। चलो सर आगे चलते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। खाली रिकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं है या खाली क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ने डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा, क्लासिफिकेशन ने उसको क्या करा? क्लासीफाई कर दिया, मतलब सिमिलर नेचर को एक जगह रख दिया। बट स्टिल इफ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स, then you will see that result is not given by either recording, either journal book or ledger book. Result नहीं मिला, but for the purpose of calculating the results we have to prepare summary reports. आप लेजर से फिर क्या बनते हो? ट्रायल बैलेंस बनाते हो। लेजर से क्या बनाते हैं? ट्रायल। फॉर द पर्पस ऑफ समराइजिंग, समराइजिंग के लिए हम क्या क्या बनाएंगे? ध्यान से सुन लीजिए। फॉर द पर्पस ऑफ समराइजिंग वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ट्रायल बैलेंस का भी एक बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैं आपको समझाऊंगा। लेजर के जितने भी बैलेंसेज होते हैं, ऑल बैलेंसेज ऑफ द लेजर्स
आर ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट होती है, जैसे आपके घर वालों को डेली मतलब नहीं आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड टू नो द एंड रिजल्ट। समझ में आया नहीं है कि भैया आपका प्रॉफिट्स कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो समराइजिंग के लिए जो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, लेजर से जो भी बैलेंसेस निकलेंगे उसको हम कहाँ डालेंगे, ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे के सारे क्या आते हैं मेरे बच्चों बताओ, लेजर बैलेंसेस आते हैं। समझ में आया नहीं है? जैसे कि मैं आपको पूरा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर भी आएगा। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने बैलेंस निकाला, ये कितने का बैलेंस निकला है, 2,50,000 का बैलेंस निकला। तो जब मैं इसको ट्रायल बैलेंस में दिखाऊंगा, ध्यान से समझेंगे, जितने भी आप लेजर अकाउंट करोगे, जितने भी हमारे पास लेजर अकाउंट रहते हैं उन सबको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करते हैं। ट्रायल बैलेंस ही फाइनल अकाउंट का क्या बनता है, बेसिस बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर दी फाइनल अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं? तो नेम ऑफ अकाउंट्स आएगा यहाँ पर, इसके अंदर आता है LF। इसमें क्या आता है मेरे बच्चों, LF, लेजर फॉलो। लेजर से क्या बैलेंसेज आ रहा है, यहाँ पर डेबिट रुपीज़ आ जाएगा और यहाँ पर क्रेडिट रुपीज़ आ जाएगा। अब मान लेते हैं कैश है, जैसे कि अभी हमने देखा तो कैश का बैलेंस कितना निकल कर आया, हमारे पास कैश का बैलेंस कितना निकल कर आया, 2,50,000। तो कैश डेबिट साइड आया था 2 लाख। ऐसे जितने भी हमारी अकाउंट होंगे, मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, समझ में आया नहीं है? ऐसे जितने भी अकाउंट, जितने भी हमारे लेजर बैलेंसेज आए, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो क्या हो परचेजेज हो, चाहे वो क्या हो सेल्स रिटर्न हो, समझ में आया नहीं है, या फिर क्या हो परचेज रिटर्न हो, डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, जितने भी लेजर बैलेंसेज हैं वो एक समरी शीट की तरह बन जाता है। किसी के बैलेंस डेबिट मिलेंगे, किसी के बैलेंस क्रेडिट मिले। अब किसके डेबिट होंगे, किसके क्रेडिट होंगे, ये भी एक टॉपिक आएगा, इसको भी मैं भी आपको समझाऊंगा। अभी बस जस्ट आइडिया ले लीजिए व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो कोई ट्रायल बैलेंस पूछे तो आप बता देना ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस रोज रोज नहीं बनती है, ट्रायल बैलेंस एक पार्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है। समझ में आया नहीं? ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम बनाते हैं और इसका कोई वो नहीं रहता। और ये समरी है, एक ट्रायल बैलेंस एक तरीके की क्या है, समरी शीट्स है। जितने भी हमारे लेजर हैं उन सारे लेजर के क्या करता है मेरे बच्चों बताओ, ये सारे के सारे बैलेंसेस को क्या करता है, दिखाता है। समझ में आया नहीं है? तो चलो सर, तो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन की। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे, क्लासिफाइंग एंड समराइज। समराइजिंग में खाली ट्रायल बैलेंस नहीं आता, ट्रायल बैलेंस के साथ साथ वी आल्सो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। क्या भी बनाते हैं हम, व्हाट इज फाइनल अकाउंट मेरे बच्चों बताओ। फाइनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगला चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट की आ रहा है, वहाँ पर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से हम क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है दैट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। P&L जो बनता है वो किसके आधार पे बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट किसके आधार पे बनती है, ऑन द बेसिस। लेकिन कोई आपसे पूछे व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप क्या बताओगे, एक ऐसा अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, मोटा मोटा प्रॉफिट या फिर मोटा मोटा लॉस। समझ में आया नहीं है? अब अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो लाइक सिंपल सा है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, इन सब का डिटेल्स थोड़ा शो करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम्स, कुछ ऐसा रिजल्ट शो करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस। फिर हमारा जो एंड प्रोडक्ट मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दैट इज़ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। समझ में आया नहीं है? तो बस इतना ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। क्लियर हो गई बात? देखो तो इन समराइजिंग बट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम क्या क्या बनाएंगे मेरे बच्चों, वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज वेल एज, और क्या बनाएंगे हम, ट्रायल बैलेंस के साथ साथ क्या बनाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जो क्या शो करे, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस। वो ट्रेडिंग के बाद क्या बनाते हैं हम, P&L। व्हाट इज P&L, विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स वगैरह आ जाते हैं। एंड व्हाट इज बैलेंस शीट मेरे बच्चों, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट वो एक इज नॉट एन अकाउंट, इधर देख लीजिए, जबकि ये सारी बातें मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी बताई थी। देख रहे हो आप कैसे रिकॉल, कैसे कनेक्ट हो रही हैं।
ऐसे ही चीज़ें कनेक्ट होती हैं। और मैं चाहता हूँ ये आपके दिमाग में परमानेंटली रहे। अकाउंटिंग प्रोसेस का आपको चार्ट बना कर लाना है। उस चार्ट को जहाँ पर भी पढ़ते हो उस चार्ट को आपको अपने पास वहीं पे लगा लेना है। एक हम यहाँ पर लगा देंगे। समझ में आया नहीं है? तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम स्टेप वाइज वर्किंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी कर लेंगे उसको। तो पहले डेफिनेशन करते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस चीज़ की आर्ट है? रिकॉर्ड करने की, और फिर इसके बाद क्लासीफाई करने की, और फिर समराइज। समझ आया नहीं है? और समरी के लिए हम क्या क्या बनाएं? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। समझ में आया नहीं? अच्छा सर एक बात बताओ, अकाउंटिंग आर्ट और रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, ये जो भी काम होता है ना बेटा, चाहे वो रिकॉर्डिंग का काम हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन का काम हो, चाहे वो कौन सा काम हो, समराइजिंग है, ये काम किया जाता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। कौन से मैनर में किया जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट मैनर? मतलब एक इफेक्टिव तरीके से। ऐसे नहीं है कि मतलब जो गंदा संदा कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरे रूल्स फॉलो करके। देखा मैं जब फॉर्मेट्स बनाकर हम कर रहे हैं, हर काम को करने का तरीका है। समझ में आया नहीं है? उस लैंग्वेज के थ्रू करा जाएगा। बाय फॉलोइंग दी प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक इस तरीके से करा जाता है कि दूसरे बंदे भी उसको क्या कर सके, समझ सके। समझ में आया नहीं है? चाहे रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, और चाहे क्या हो मेरे बच्चों बताओ, समराइजिंग हो, दैट विल बी डन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। समझ में आया? तो सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सारा का सारा काम किसकी टर्म्स में होगा मेरे बच्चों बताओ? ये जो सारा काम हो रहा है, चाहे वो रिकॉर्डिंग का हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन का, चाहे वो समराइजिंग का हो, एवरीथिंग विल बी डन इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अभी सुनूंगा मैं आपसे डेफिनेशन, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना मुझे तो याद है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, अब इसी में थोड़ा ज्ञान दे दिया जाता है। कहता है यार चलो थोड़ी एक बात और बताता है, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। कहता है यार ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स अकाउंटिंग का सबसे छोटा पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है यार। विदाउट, एक बात बताइए, विदाउट ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स अकाउंटेंट क्या ही कर लेगा यार? अगर एक बात बताइए, कोई सेंटर, हमारा सेंटर बंद पड़ा हुआ है 6 महीने से, तो क्या हम किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट करेंगे? कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा, तो क्या किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट करा जाएगा? भाई सबसे पहले क्या होता है बताइए सारे बच्चे? सबसे पहले बेटा ये मिल जाएगा आपको, थोड़ा समझने पे भी ध्यान देना है। सबसे पहले बताइए क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होती है। जब तक ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स ही नहीं होगी तो कहाँ से अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग करेगा, और कहाँ से अकाउंटेंट क्या करेगा? क्लासिफिकेशन करेगा। जब आप स्कूल जाओगे ही नहीं, जब स्कूल ही नहीं जाओगे तो कहाँ से आपकी रफ कॉपी बनेगी? या कहाँ से आप कॉलेज नहीं जाओगे तो कोई रफ कॉपी नहीं रहेगी। रफ कॉपी नहीं रहेगी तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो, कोई टेस्ट नहीं होएगा, कोई समराइजिंग नहीं होगी। समझ में आया? वो एग्जाम्पल जस्ट कनेक्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब इन्होंने ये बात ज्ञान के तौर पर डाल दी है कि चलो यार बच्चों को ये भी बताया था, नहीं भी बताते तो भी बात चल सकती थी। ज़रूरी नहीं थी कि ये बात बताने की डेफिनेशन में आवश्यकता थी, बट स्टिल या स्टार्टिंग में बता देते। क्या था? ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट। ट्रांजेक्शन्स और इवेंट जो कि अकाउंटिंग का सबसे छोटा पार्ट है ना, ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। लेकिन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स कौन से कैरेक्टर की होनी चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिसका संबंध किससे हो? पैसे से। और हम खाली इतने से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे। एट लास्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल इंटरप्रेट द रिजल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? रिजल्ट्स को एनालाइज करना, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना, रिजल्ट्स को अच्छे से समझना, रिजल्ट्स का एक डीपली क्या करना मेरे बच्चों, एनालिसिस करके उसकी कंपैरिजन्स वगैरह करना। समझ में आया नहीं है? दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेट। इंटरप्रेट को बोलते ना यार, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, इसको कैसे समझ रहे हो? यूटिलाइज करना फिर उसके बाद। यूटिलाइज तो एक, हाँ लास्ट तो कम्युनिकेटिंग होता है, इन्फॉर्म करना यूजर्स को। समझ में आया नहीं है? तो अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो लास्ट टाइम एक बारी मैं बोल रहा हूँ, फिर आप लोगों से जितना होगा उतना बोलेंगे, और फिर क्या करेंगे हम इस वाले टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, फिर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस आएगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये जो काम होने वाला है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, किस में होने वाला है? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये सब कुछ किसकी टर्म्स में होगा? इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? इसके बाद थोड़ी ज्ञान दे दिया था उन्होंने एक पैराग्राफ में। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। समझ में आई बात? ये नहीं है? तो डेफिनेशन में बच्चों कोशिश करनी है कि ट्राई टू कीप इट सेम टू सेम।
मतलब क्या है, डेफिनेशन में आप चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग जो रहता है आप उसमें क्या कर सकते हो मेरे बच्चों, चेंज कर सकते हो। समझ में आया कुछ नहीं है? इंटरप्रेट का मतलब है अकाउंटेंट इंटरप्रेट करेगा, मतलब समझेगा चीज़ों को इस तरीके से कि जो यूजर्स है ना उस हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वो समझ सके। समझ में आई बात या नहीं है? दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो ना हाईलाइट रखा, यही वाला दे दो। समझ में आया कुछ नहीं है? थोड़ा बहुत। यस सर। चलो अभी हम डेफिनेशन अब आप लोगों से सुन लेते हैं, जल्दी से एक बार बता दीजिए। हाँ भाई। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, and transactions and events are the which are in part at least of the of a financial character financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, अब आप बताओ भाई। हाँ। Accounting is the art recording, classification and summarizing in a significant manner in terms of money. Next one, and it is an events Transactions and events transaction and events which are in part at least of a फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट thereof। समझ में आई? अब आपको जो एक चार्ट बनाना है उसके अंदर अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है और अकाउंटिंग का प्रोसेस लिखना है। और होमवर्क कॉपी में आपको क्या करना है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन 5 बार लिखनी है, प्रोसेस तो एक ही बार चलेगा। समझ में आ गई बात? मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम रहे, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना है। तो अब आपको डेफिनेशन से क्लियर होगा कि यार आर्ट है अकाउंटिंग करना, हर किसी के पास किस चीज़ की आर्ट है, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज़ करने की सिग्निफिकेंट मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर मतलब सब कुछ काम मनी की टर्म्स में हो रहा है, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज सिग्निफिकेंट मैनर में हो रहा है। फिर कहा ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स जो कि अकाउंटिंग का स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, अकाउंट ट्रांजेक्शन विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड इंटरप्रेटिंग। खाली आप रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करके नहीं छोड़ सकते, एट द एंड यू हैव टू इंटरप्रेट करना, समझना, एंड आपको वो जो रिजल्ट्स निकल उसको यूजर्स को बताना है। ये समझ में आया? चलो सर, तो मेरे बच्चों अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने कवर कर लिया है और दैट डेफिनेशन वाज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आप लोग उसको भी ध्यान रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात या नहीं? चलो जी सर, अब बच्चों मेरे ध्यान से समझेंगे। अब सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको और आपको सेम टू सेम लाइफ टाइम ध्यान रखना है, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस? सिंपल यार सर, आपने तो पहले ही करा दिया, अब क्या ही टेंशन लेनी है। नहीं, अब प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप वाइज वर्किंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज। कल भी शायद मैं आप लोगों को समझा रहा था कि खाने बनाने का कोई प्रोसेस होता है, सब्जी बनाने का कोई प्रोसेस होता है। अरे बोलो यार। तो यानी कि स्टेप वाइज एक अकाउंटेंट स्टेप वाइज क्या क्या काम करेगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, उसके बाद आप क्या काम करोगे, उसके बाद आप क्या। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, आप एज एन अकाउंटेंट, सबसे पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अकाउंटेंट की जॉब लगी तो आप सबसे पहले वहाँ पर जाकर क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे? आइडेंटिफाई। तो पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कल ही समझा दिया था। आइडेंटिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बिल, ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाई? पहचानो यार वेदर द ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट। समझ में आया नहीं है? तो बेसिक सिंपल सा मतलब ये है कि सर देखो कि वो ट्रांजेक्शन्स बुक्स में आने लायक है या नहीं। अब मान लीजिए आप डेमो लेके चले जाते हो, देन वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट एनीवेयर इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट। जस्ट वो इंक्वायरी रजिस्टर में रिकॉर्ड हो गया डेटा फीडिंग के लिए, बट दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। समझ में आई बात या नहीं आई? लेकिन whenever you join us then you pay the fees, then obviously there is a financial transaction and that financial transactions shall be recorded in the books of account। समझ में आया नहीं? तो in first step you have to identify whether a transaction is of financial character or not। समझ में आ गई बात या नहीं आई? तो आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, बिल्स, कैश मेमो, इनवॉइस वगैरह। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू? अब हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आया नहीं आया? और रिकॉर्डिंग जिस बुक में हम करते हैं दैट बुक इज
नोन एज जर्नल। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। जर्नल फर्दर डिवाइड होती है। जर्नल कितने तरीके की होती है? 8 तरीके की होती है। और वो 8 तरीके की कौन कौन सी है? देखो ध्यान से, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, जर्नल प्रॉपर। व्हाट इज कैश बुक? नाम पे चले जाओ, इधर देख लीजिए। कैश बुक इज दैट बुक इन विच वी रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड विद कैश। कैश या बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? कैश बुक में। एंड व्हाट इज परचेज बुक? इधर देख लीजिए, परचेज बुक क्या होता है? दैट बुक विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम लोगों ने सामान उधार खरीदा है, अगर हम लोगों ने सामान क्या खरीदा है? उधार। गुड्स अगर हमने उधार खरीदे हैं तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। एंड व्हाट इज सेल्स बुक? विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल। यानी कि अगर हमने सामान उधार बेचा है, वेन एवर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, देन हम कौन सी बुक बनाते हैं? सेल्स बुक। समझ में आया नहीं है? बट इज परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक जो हमने सामान उधार खरीदा था, उधार खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक जो सामान हमने उधार बेचा था और कस्टमर ने उधार बेचा हुआ माल वापस कर दिया। समझ में आया नहीं है? बट इज बी आर बुक। बी आर बुक ड्यूरिंग द ईयर कितने बिल्स रिसीवेबल हमने डेटर्स के ऊपर बनाए हैं, कितने एनकैश कराए, कितने डिस्काउंट कराए, इस तरीके का जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल बुक। बट इज बिल्स पेबल बुक ड्यूरिंग द ईयर कितने बीपी हमने एक्सेप्ट करे क्रेडिटर से, कितने बीपी की हमने पेमेंट्स करी है, ऐसा रिकॉर्ड। एंड बट इज जर्नल प्रॉपर, एक ऐसी किताब जिसमें हम, जर्नल प्रॉपर एक ऐसी बुक होती है जो अदर 7 वो ट्रांजेक्शन जो हमारी अदर 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर। वो हम समझेंगे। देखो मैं इन सब पे इतना टाइम तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो फिर 11th वाले हैं, या अराउंड 3-4 चैप्टर बन जाते हैं। बट मैं आप लोगों को इसके लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूँगा। आप थोड़ा देखना चाहोगे तो देख सकते हो। इसमें से पेपर में आने के चांसेस कम है, बट स्टिल ये आना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आई बातें? नहीं है? जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो फिर इसलिए आइडिया दे दिया। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कई बार हमें मेजरमेंट भी करनी पड़ती है। लाइक कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, हमें उसको सैलरी देनी है। यस, वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, लेकिन अगर उसने हमारे यहाँ 20 दिन जो नौकरी करी और फिर छोड़ दिया, या वो पिछले महीने खाली 20 दिन ही जॉब पे आया है, ये गेट बंद कर देना, वो खाली 20 दिन ही जॉब पर आया है, तो वी हैव टू पे दैम सैलरी ओनली फॉर 20 डेज। समझ में आई बातें? नहीं? तो हमें उस 20 दिन की सैलरी को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं है? जी सर। तो आइडेंटिफिकेशन हो गई। इसके बाद क्या हो गई? रिकॉर्डिंग हो गई। रिकॉर्डिंग जिस बुक में करा उसको क्या बोल दिया? जर्नल। और जर्नल भी 8 तरीके की होती है। समझ में आया? आफ्टर रिकॉर्डिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जल्दी से बताइए। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे? फटाफट बताओ। क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? सर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा। ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर आइटम एट अ सिंगल प्लेस। एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखना बाय ओपनिंग वेरियस अकाउंट। समझ में आया नहीं है? बहुत सारे खाते आपको, मैंने किचन वाला भी आपको कल एग्जाम्पल दिया था, याद करो। उस वाला है ना, और रजिस्टर वाला भी एग्जाम्पल दिया। बहुत सारी चीज़ें, कॉलेज स्कूल वाला भी एग्जाम्पल दिया। दैट इज क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर आइटम एट अ सिंगल प्लेस। फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव टू ओपन वेरियस अकाउंट। समझ में आया? लाइक कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट। और क्लासिफिकेशन करके हमें हर एक अकाउंट का, अच्छा इतना कैश पड़ा, इतने की मशीनरी, इतने का बिल्डिंग, इतने का फर्नीचर है। समझ में आया नहीं है? तो एक थोड़ा बैलेंस पता चल जाता है। एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे मेरे बच्चों बताओ? क्लासिफिकेशन करने बाद तो सर ये तो डेफिनेशन ही लग रही है। तो ये तो चीज़ है, अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लोगे तो प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस को समझ लो तो। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा कर करके पहले चैप्टर में भी समझाई थी। अब ये है कि हर चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, बट ये याद होना चाहिए यार। ठीक है, आप अकाउंटेंट बनने वाले हो अच्छे से अच्छे वाले, तो प्रोसेस एटलीस्ट पता। इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। समझ में आएगा? नहीं आएगा? इसमें आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो इसका मतलब फिर आपको नॉलेज नहीं है, बस टाइम पास चल रहा है। समराइजिंग में हम क्या क्या करेंगे? जो लेजर के बैलेंसेस आएंगे उसको हम कहाँ लेकर जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में। लेजर के बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस हम बनाना सीखेंगे? यस। आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस की एक वीडियो भेजूंगा, उसको देख के आना सारे बच्चे। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस शो किए जाते हैं। समझ में आया नहीं? इसके बाद क्या है? बट इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? बेसिकली 3 चीज़ आएंगी। ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, P&L आएगा, और बैलेंस शीट। कंपनी वगैरह में तो और भी चीज़ आ जाती है, बट यहाँ पर हम बात करते हैं तो यही 3 चीज़ें आ रही हैं। और बट इज ट्रेडिंग अकाउंट 10 बार पहले भी बता चुका हूँ।
थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। एक ऐसा अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड to find out the gross profit or gross loss. On the debit side of trading account, we shows the records of opening stock, purchases, direct expense, and credit side क्या शो करते हैं, sales returns, closing stock, यहाँ direct incomes, ठीक है। तो बेसिक पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इट इज बेसिकली दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। समझ में? इट आल्सो शोज द रिकॉर्ड्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इतना ही बता दो, अभी बहुत है, बाकी डिटेल में बाल की खाल निकालनी है तो हम पूरे फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में क्वेश्चंस कर रहे होंगे। समझ में आया? एंड फिर और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। कोई बैलेंस शीट पूछे तो इतना बता दो कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। इधर देख लीजिए, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट रोज रोज नहीं बनते हैं, विच इज प्रिपेयर्ड टू शो दी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है। जैसे आप कॉलेज में देखते हैं यार ये बंदा सही है, मालदार पार्टी है भाई, हम किसी को देखो घड़ी पहनी है बढ़िया वाली, मोबाइल है, आईफोन है, गाड़ी, तो हमें ऐसा लगता है भाई साहब लो यार ये बंदा मालदार। किसी की हमें पता, तो बिजनेस की मालदार पोजीशन उसकी हालत देख के नहीं पता लगता है, उसकी पोजीशन किससे पता चलती है, बैलेंस शीट। अगर उसके पास एसेट्स अच्छी है, लायबिलिटीज कुछ नहीं है, अब मान लो किसी के पास आईफोन है, डजंट मीन कि वो मालदार हो सकता है उसकी लायबिलिटी चल रही है साथ के साथ, हाँ लोन पे ले रखा हो, बिल्कुल सीधी सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ है, समझ में आया नहीं? तो बैलेंस शीट के थ्रू हम किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं। हम इसको पढ़ना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अब आपने क्या कर लिया, समराइजिंग भी कर लिया, हाँ या ना मेरे बच्चों? समराइजिंग के बाद नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। खाली समराइजिंग से काम नहीं चलेगा, अब आपको रिजल्ट को जो आपने निकाला, इधर देख लीजिए, प्रॉफिट्स निकाला है, उसको एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट से कंपेयर करो, रेशियोज फाइंड आउट करो, कुछ शॉर्ट्स और थोड़ा शॉर्ट कर। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं वो रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं, वो सीधा एक्सरे देखेंगे, अच्छा भाई एमआरआई देखेंगे, लो भैया सीधा बता देंगे। समझ आए? लाइक एक तरीके से हमें इस तरीके की एक्सपर्टीज चाहिए कि हम किसी कंपनी के कुछ टेस्ट कराएं और वहीं से बता दें, अच्छा जी इस कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी है। दैट इज़ टू बी यूज, दैट इज़ टू बी एनालाइज थ्रू कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, जो आप लोगों ने 12th में पढ़े थे, रेशियो एनालिसिस। अब आप उसमें पढ़ोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, अगर चांस मिला, या एफएम में आगे जाकर पढ़ेंगे। बहुत सारे अकाउंटिंग रेशियोज निकलते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वगैरह रहते हैं। समझ में आया नहीं है? तो एनालिसिस का मतलब डीपली स्टडीज करना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। इंटरप्रिटेशन अभी समझाया था, इस तरीके से चीज़ों को समझो कि आप दूसरे व्यक्ति को क्या कर सको, एक्सप्लेन कर सको, उसका एक मीनिंगफुल मतलब निकाल सको। समझ में आई बात है नहीं है? Yes, sir. उसके बाद लास्ट क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है मेरे बच्चों बताओ, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। लास्ट स्टेप क्या होता है मेरे बच्चों बताओ, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। व्हाट डज इट मीन? अरे भैया जो रिजल्ट्स निकला है, इस रिजल्ट्स को लोगों को बताओगे भी तो सही, तभी तो फ़ायदा है। अब आपका रिजल्ट आता है, आपके घर वाले, रिलेटिव सब पूछते हैं, तो यूजर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर्स और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर। व्हाट इज इंटरनल यूजर्स? वो यूजर जो बेसिकली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो। वाई दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग आवर रिजल्ट? अब ऑब्वियस सी बात है यार, अब मैं ओनर हूँ तो ओनर अपने बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेगा? बोलो, ओनर तो इसलिए इंटरेस्टेड रहेगा ना क्योंकि मेरे बच्चों बताओ, क्योंकि सर ओनर ने पैसा लगा रखा है, ओनर सारे के सारे क्या कर रहा है, रिस्क उठा रहा है, तो ओनर इसलिए इंटरेस्टेड है बिजनेस के। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्ट लेता है मेरे बच्चों बताओ? मैनेजमेंट इसलिए इंटरेस्ट लेता है क्योंकि जो सारा जो मैनेजमेंट को क्या करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिसीजंस। अब मैनेजमेंट को चुना जाता है, और अब मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेगा? ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। समझ में आई बात है नहीं? दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड। एंड देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं, आपकी बुक में भी टॉपिक दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो चैप्टर 1 में। अब एक्सटर्नल यूजर्स क्या है? लाइक जो है क्रेडिटर्स है, लेंडर्स है, बैंक है, गवर्नमेंट है, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। क्रेडिटर्स क्यों इंटरेस्ट लेते हैं? अब देखो, क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हम उधार सामान खरीद रहे हैं। क्रेडिटर्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं बिकॉज दे वांट टू नो हाउ मच वी आर अर्निंग, क्योंकि हम ज़्यादा कमाएंगे तो हम उनसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे, उनको टाइमली पैसा देंगे, और हम उनसे डिस्काउंट भी नहीं मांग रहे होंगे अगर हमारी पोजीशन अच्छी होगी तो। डेटर्स क्यों इंटरेस्ट रख रहे हैं? डेटर्स चाहते हैं हम उनको उधार सामान देते हैं, तो डेटर चाहेंगे कि अभी हम उन्हें खाली 15 दिन का टाइम देते हैं, हमारा काम धंधा और चले, तो हम उनको 15 दिन के बदले हम उन्हें 20 दिन का, 25 दिन का टाइम। अभी हम उन्हें डिस्काउंट देते वक्त रोना धोना करते हैं, नहीं है कमाई धमाई नहीं है, लेकिन अगर हमारा काम धंधा चलेगा
तो वी विल गिव देम मोर डिस्काउंट। समझ में आया नहीं है? बोलो। तो डेटर्स इसलिए, लेंडर्स कौन होते हैं? जिनसे हम लोन ले रहे हैं। तो लेंडर्स भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि सर लेंडर से हमने लोन लिया है, अब जब काम धंधा अच्छा चलेगा तो हो सकता है मैं और बड़ा अमाउंट का लोन लूँ और मैं उनको पैसा टाइम से पे कर पाऊँ। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट रखती है हमारे में? गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्ट रखती है क्योंकि मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है ना। गवर्नमेंट तो चाहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे उतना ही गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा। कस्टमर्स भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, कम प्राइजेस पर मिलेंगे। जितना ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं थी ना कमी है, तो रिलायंस का जब टेली कम्युनिकेशन में उसने एंटर करा तो सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ? कस्टमर का। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कस्टमर किसी का सगा होता नहीं है। कस्टमर ने वोडाफोन छोड़ के कहाँ गए? रिलायंस। एयरटेल छोड़ के कहाँ चले गए? रिलायंस। क्यों? क्योंकि कस्टमर को क्या मिल रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट। देखा होगा आप लोगों ने, फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया था। तो अगर कोई भी, हाँ बहुत का, और जब कोई भी कंपनी ग्रो कर रही है तो उसमें कस्टमर का तो हमेशा फ़ायदा है। समझ में आया नहीं है? उसके पब्लिक का भी फ़ायदा होता है यार, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस। क्योंकि जब कोई एंटिटी ग्रो करती है तो वो उसे कुछ पैसा अपना CSR पे भी लगाना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 उसके लिए मैंडेटरी भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने, बिजनेस भी कहता है हमने लिया सोसाइटी से है, तो हम क्या करते हैं? सोसाइटी को ही दे देते हैं। समझ में आया नहीं है? एम्प्लॉयज़, वाई द एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड, ये सब एक्सटर्नल है। एम्प्लॉयज़ किस लिए इंटरेस्टेड रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें उनका वेजेस बढ़ेगा, उनकी बोनस बढ़ेगी और उनकी टाइमली सैलरी। समझ में आया नहीं? रिसर्चर हमारे डाटा को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर रिसर्च वर्क। समझ में आया? अब देखो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, बट जब आप खुद से याद करोगे तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। समझ में आया? तो अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो सही बच्चे मेरी तरफ देख लीजिए। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा? फटाफट बताओ। सबसे पहले अकाउंटेंट, आपने अकाउंटिंग की जॉब स्टार्ट कर ली तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बट यू आर गोइंग टू डू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। कई बार इसी के अंदर मेजरमेंट भी करनी पड़ती है। सेकंड स्टेप क्या होगा? रिकॉर्डिंग करेंगे हम। रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में करते हैं? जर्नल। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन कौन सी बुक में करते हैं? लेजर। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे? समराइजिंग के लिए हम क्या क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर क्या हम करेंगे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। समझ में? डीपली स्टडीज करना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, चीज़ों को समझना। एंड एट लास्ट व्हाट वी विल डू? कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। समझ में आया नहीं है? तो इसको अपना चार्ट बनाना अच्छे से, मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड उसमें से देख के बना लेना थोड़ा कलरफुल। और साथ में अकाउंटिंग की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर। समझ में नहीं है? तो बेसिकली अगर आपकी बुक के हिसाब से बात करी जाए तो थोड़ा बहुत हमने चैप्टर 1 कवर करा है। तो आप इसी को क्या करना, चैप्टर 1 का ही जो है मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। एडवांटेज, लिमिटेशंस, फंक्शंस, ये फंक्शंस में भी यही सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं आपको इसकी क्या करूँगा? वीडियो भेज दूँगा। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? बताओ। तो लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रख लेना भाई साहब, ये चीज़ है आपके टिप्स पर होनी चाहिए। समझ में आया? अब देखो, वैसे आपके पास टाइम कम है, अदरवाइज़ तो हमें नेक्स्ट क्लास अभी क्या करना था। देखो अब हम करने वाले थे जर्नल कैसे बनाते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जर्नल बनाने का क्या तरीका है, अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिशनल क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसे क्या क्या रूल्स हैं, इन वाले रूल्स को भी आपको रटना पड़ेगा अच्छे से। ये और थोड़ा बेसिक्स है। मतलब यार एक होता है ना कि यार अब हम थोड़ा सा गाड़ी चलानी सीख गए हैं, अकाउंट कैसे बनता है, मॉडर्न अप्रोच क्या है, तो बस फिर तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी ये ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच जर्नल वगैरह बनाना हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, साथ के साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कवर करेंगे।